नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में एक न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। न्यू डेवलपमेंट क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट है 2 डे सीज फायर एक्सटेंडेड। ये किसके द्वारा किया गया है? तो जैसे कि आपको पता होगा, इसराइल का और हमास का आज के टाइम पर वॉर चल रहा है और ये वॉर सीज फायर हुआ था, अभी अनाउंस किया गया था। इसराइल और हमास के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें 4 डे के लिए सीज फायर किया गया था और उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है सीज फायर को 2 दिन के लिए। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये किया गया है कतर के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ हमास। तो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ में इसके कहा जा रहा है कि क्वेश्चंस भी रेज हो रहा है कि आज के टाइम पर कि इज कतर न्यू जियोपॉलिटिकल लीडर इन मिडिल ईस्ट। कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब हुआ करता था, मिडिल ईस्ट में एक लीडर हुआ करता था, जियोपॉलिटिकल लीडर, आज के टाइम पर कतर वो जियोपॉलिटिकल लीडर की भूमिका निभा रहा है। तो ये क्वेश्चंस रेज हो रहा है। थिंकर्स, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर्स इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के इन डेप्थ नॉलेज लेंगे और समझेंगे क्या जियोपॉलिटिकल एंगल्स है और इस जो ये वॉर है इसके पीछे कौन सी हिडन पावर है जो इस वॉर को होने दिया गया है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से कतर ने अपना जो जियोपॉलिटिकल लीडर, एज ए जियोपॉलिटिकल लीडर अपने आप को डेवलप किया है और उसने किस तरह से प्रोग्रेस किया है, उसके बारे में कंप्लीटली हम इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के नाते हम इस टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कर लीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल जजीरा, ये भी क्या है, कतर का आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CIA यानी कि जो अमेरिका की एजेंसी है, स्पाई एजेंसी, साथ ही साथ में मोसाद, चीफ मीट कतर एज ए इजराइल हमास ट्रूस इट एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर भी क्या देख सकते हैं आप, इसराइल ने किस तरह से जो हमास के और जो हमास के बिहाफ पर जो CIA और मोसाद के साथ में मीटिंग किया और जिसको एक्सटेंड कराया है, किसको, जो सीज फायर है उसको एक्सटेंड कराया है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स है ये, तो कतर इज द गो मीडिएटर इन द मिड ईस्ट वॉर। तो यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल जो जो भूमिका निभा रहा है कतर, वो तो कभी निभाया करता था कौन, सऊदी अरबिया। आज के टाइम पर हम जियोपॉलिटिकल जो एंगल से देखें तो कतर की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुकी है मिडिल ईस्ट में और कहा जा रहा है कि एक लीडर बनकर उभर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, कतर के बारे में, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस सब के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद में हम चलेंगे कि किस तरह से जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है वो किस तरह से हुआ, उसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल गेम प्ले किया गया डिफरेंट कंट्री के द्वारा, चाहे उसमें रशिया हो, ईरान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उनके द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कतर, यहीं पे एक बहरीन है और ये पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, यमन, सऊदी अरबिया और इराक, कुवैत, और यहाँ पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये कंट्री है जो कतर है। कतर की सऊदी अरब के साथ में इतनी नहीं बनती थी स्टार्टिंग से, और यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी इतनी नहीं बनती थी जितनी आज के टाइम पर। फिर भी रिलेशन उसके बेटर है, लेकिन स्टार्टिंग में इतने रिलेशन बेटर नहीं थे। तो यही रीजन है कि आज कतर हम देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल एक लीडर बनकर उभर रहा है और टक्कर दे रहा है किसको, सऊदी अरबिया को। हालांकि सऊदी अरबिया भी अपने आप को, जो उसकी जो इकोनॉमी है, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उसको क्या कर रहा हो, डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे कि कतर ने किया है। तो कतर की जैसे हिस्ट्री, मैंने आपको यहाँ पे ज्योग्राफी बता दिया कि कतर की छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, और यहीं पर क्या है, सऊदी अरबिया है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 1940 के आसपास जो कतर की सिचुएशंस थी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस थी। कहा जाता था इसको एक बीमार स्टेट्स है, यानी कि मिडिल ईस्ट का एक बीमार स्टेट है और इसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे और इतनी भी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी जितनी अदर्स कंट्री की थी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या था, कतर एक बीमार स्टेट था। तो लेकिन सिचुएशन तब बदलती है जब ओटोमन एम्पायर यहाँ से निकलता है और ब्रिटिश रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। देन उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से ऑयल, यानी कि यहाँ पर डिस्कवर किया जाता है, ऑयल डिस्कवर किया जाता है, साथ ही साथ में नेचुरल गैस डिस्कवर की जाती है। और ये गैस डिस्कवर होने के साथ साथ में धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है और 1970 के आते आते यहाँ पर सिचुएशन बदल जाती है। और 1970 के बाद में जो कतर है वो GCC, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, GCC यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ये इसमें कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है,
कतर है, यूएई है, ओमान है, तो ये जीसीसी है। साथ ही साथ में कहा जाता है कि आज के टाइम पर जो कतर है वो आज के टाइम पर दुनिया का मतलब रिचेस्ट कंट्री में आता है, दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में आता है। और अगर हम 2023 का डेटा देखें तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ रिचेस्ट कंट्री में आता है एज ए जीडीपी पर कैपिटा। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो कतर फोर्थ कंट्री में आता है, यानी फोर्थ रिचेस्ट कंट्री में आता है इन द वर्ल्ड। हालांकि मैं ये कहूँगा इसलिए आता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और इसको जो इस कंट्री को जो लीड करती हैं वो कौन करती हैं, तो ये है अल थानी फैमिली। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल थानी जो फैमिली है आज के टाइम पर इसको लीड कर रही है कतर को, और अच्छी तरह से लीड कर रही है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 1940 से पहले यहाँ पे जो कतर था वहाँ पे किसका, ओटोमन एम्पायर का क्या होता था, रूल्स होता था, जो टर्किया से काफ़ी रिलेटेड है, टर्की से रिलेटेड है। और टर्की अपने आप को क्या मानते हैं, जो टर्की के मैन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप को क्या मानते हैं, एसोसिएट्स करते हैं किससे, ओटोमन एम्पायर से। तो 1940 के आसपास ओटोमन एम्पायर का यहाँ पे रूल होता है, लेकिन 1940 के बाद में सिचुएशन बदल जाती है। और जैसे ही ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ओटोमन एम्पायर को हरा देते हैं, देन उसके बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है, और जिसमें कतर भी आता है। साथ ही साथ में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर उनको नई नई डिस्कवरी के तहत उनको देखने को मिलता है, यहाँ पर गैस है, रिजर्व ऑयल्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस टाइम पर इसकी डिमांड इतनी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं थी जितने की आज है। हालांकि ब्रिटिशर्स को पता था और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर राज भी किया। लेकिन जो एलएनजी है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा तो एलएनजी क्या है, तो जैसे एलपीजी होती है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, ऐसी होती है एलएनजी, यानी कि लिक्विडफाइड नेचुरल गैस यहाँ पर मिली। और लेकिन जब 1970 में क्या हुआ, कतर आज़ाद हुआ, यानी कि उसको फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंट हुआ वो, तो उस टाइम तक आते आते जो एलएनजी की मार्केट है वो डेवलप हो चुकी थी। साथ ही साथ में जो वर्ल्ड में जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था कतर, वो भी काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे उसकी इकोनॉमिक काफ़ी बूस्ट मिला। देन उसके बाद में जब 1977 के आसपास आपने देखा होगा कि किस तरह से दुखान फील्ड मिलती है, और दुखान फील्ड होती है, और यहीं से यहाँ पर भी एक नॉर्थ और साउथ फील्ड है जिसको कंट्रोल करता है कौन, कतर। और जो साउथ है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है ईरान कंट्रोल। तो दुखान फील्ड जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती थी, क्या की जाती थी, जो एलएनजी है। और दुनिया में आज के टाइम पर कहा जाता है कि बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो एक्सपोर्टर कंट्री में आता है, तो फर्स्ट पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और सेकंड पे आप देख सकते हैं क्या है, कतर, जो आज के टाइम पर बिगेस्ट इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है किसका, लिक्विडफाइड यानी कि एलएनजी गैस का। तो हालांकि ये काफ़ी बूस्ट करने वाला रहा कतर के लिए, जिससे कतर की इकोनॉमी एकदम से चेंज हो गई, और वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वहाँ की जो पॉवर्टी थी वो भी लगभग क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। हालांकि हम देख सकते हैं इसी दौरान जो डिफरेंट कंट्री से जो वर्कर्स थे वो कतर में उनकी डिमांड बढ़ने लगी, और इंडिया से भी काफ़ी वर्कर्स क्या करते हैं, कतर जैसी कंट्री में काम करते हैं। तो आज के टाइम पर जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, कौन कर रहा है, कतर कर रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता है दुनिया में इतना प्रोग्रेस कोई कंट्री कर रही होगी। हालांकि आपने देखा होगा इंडिया को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा 8.4, 8.6, 9.6 की रेट से क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन 2020 के बाद जब इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ था, लॉकडाउन का पीरियड आया था, देन उसके बाद में जो कतर की इकोनॉमी में 24 पॉइंट समथिंग हमें क्या देखने को मिला, बूस्ट देखने को मिला, यानी कि ग्रोथ हुई इस स्पीड से। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कतर ने प्रोग्रेस की है, शायद ही इस तरह से किसी कंट्री ने प्रोग्रेस की हो। हालांकि हम इसके पीछे ये भी कह सकते हैं कि उसके पास में अच्छे खासे रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है उसके पास में। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसने उस रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, और उसको पता है कि आज के टाइम पर मेरे पास में पेट्रोल है, एलएनजी गैस है, और इन फ्यूचर्स में जाकर ये चीज़ें चेंज होने वाली है। इसलिए उसने अपनी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई किया, और डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ में उसने, आपने देखा होगा किस तरह से जो कतर एयरलाइंस है बिल्कुल उसको चेंज करके रख दिया। साथ ही साथ में डिफरेंट कंट्री में उसने बड़े बड़े होटल्स बनाए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाए, जिससे उसकी इकोनॉमी क्या हो गई, एकदम से डाइवर्सिफाई हो गई। तो जब उसने क्या करना चालू किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उसने अपने आप को ये डाइवर्सिफाई किया, साथ ही साथ में जो एलएनजी है वो किसको एक्सपोर्ट करने चालू कर दी उसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया को,
और साथ ही साथ में जापान को। हालांकि इसमें उसको ये उम्मीद थी, क्योंकि उस टाइम पे 1970 के आसपास आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो यूएसए है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर में किस तरह से यूएसए पूरे वर्ल्ड पर एक तरह से क्या कर रहा था, वर्चस्व कर रहा था, यानी कि उसका पूरे वर्ल्ड में क्या था, दबदबा था। और इसी के साथ में उसको कतर जैसी कंट्री को अपॉर्चुनिटी दिखी कि यूएसए जैसी कंट्री से हमें, क्योंकि जो यूएसए है वो किसका अलाई है, जापान, साउथ कोरिया, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पर। और जो कतर जैसी कंट्री ने इसके साथ में इनको एक्सपोर्ट तो कर ही आया था एलएनजी, साथ ही साथ में उसने कहा कि हमें यूएसए से भी अच्छे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए। और यहीं पर जो यूएसए है उसने जियोपॉलिटिकल, वो तो जियोपॉलिटिक्स में माहिर है, उसे भी पता था कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में उसने किस तरह से यूज किया, उसके पास में जो गैस है, मिडिल ईस्ट के पास में पेट्रोल्स है और अदर रिसोर्सेज है, उसे किस तरह से यूज करना है ताकि वो डिफरेंट कंट्री को टैकल्स कर सके, चाहे उसमें इराक हो, ईरान हो या अदर कंट्री हो, उसको टैकल्स करना था। इसलिए उसने कतर को अपना एलाई बनाया और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसने टैकल्स किया। और यही रीजंस है कि जब कतर के साथ में अमेरिका ने बेटर रिलेशंस बनाए तो वो जो मिडिल ईस्ट की डिफरेंट कंट्री थी, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया हो, उनको अच्छा नहीं लगा। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो 1991 के आसपास आपने देखा होगा कि किस तरह से इराक ईरान में वॉर चल रहा था, साथ में कुवैत में भी वॉर हुआ, तो उसी का रिजल्ट था कि कुवैत पर किसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, किसने, इराक ने, किसको, कुवैत को, क्योंकि उसको लॉस, बहुत हैवी लॉस बियर करना पड़ा ईरान के साथ में, और उसको जो इकोनॉमी थी उसकी स्लो डाउन में चली गई, तो उसने कुवैत को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। यही रीजन था कि जो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका है उसने कुवैत को कैप्चर करने में उसकी हेल्प, कैप्चर से छुड़ाने में उसकी हेल्प की। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो कतर को भी इसी चीज़ का डर था, इसलिए उसने जो यूएसए जैसी कंट्री को अपना एलाई बनाया। और यही रीज़न है कि जो अमेरिका जैसी कंट्री है उसने जियोपॉलिटिकल जो ये फ़ायदा उठाया और इसमें जो बेस है, जो कतर में अपना क्या बनाया, एयर बेस बनाया, और यहीं से उसने टैकल करना चालू कर दिया, किसको, सऊदी अरेबिया को, ईरान को, इराक को, साथ ही साथ में अफगानिस्तान को। अगर उसे इन कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम होती तो यहां से वो क्या कर सकता, अपने एयर बेस से कोई भी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता था। तो यही रीजन है कि हम देख सकते हैं कि ये जो इसका एयर बेस है किसका, अमेरिका का, तो ये दोहा के पास में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही साथ में यूएसए ने एक गेम और प्ले किया, ये गेम था उसका कि वो किस तरह से जो मिडिल ईस्ट है उस पर अपनी नज़र बनाए रख सकता है। वो है अल जजीरा जैसी जो आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, उनको स्टेबल किया और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी नहीं कह सकता मैं इसको, सेकंड लार्जेस्ट जो आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, वो है अल जजीरा। और कहा जाता है कि जो ईरान है, इराक है, उनकी अपनी क्या है, न्यूज़ आउटलेट है, लेकिन जो इराक की न्यूज़ आउटलेट है उसमें वहीं के लोग काम करते हैं, ईरान में भी इसी तरह से वहीं के लोग काम करते हैं। लेकिन अल जजीरा जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है और बनाया यूएसए के द्वारा इसलिए ही बनाया गया ताकि अल जजीरा में जो लोग हैं वो क्या कराए, इसने अमेरिका ने यहाँ पर बिठा दिए ताकि जो डिफरेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट की, उन पर नज़र रखी जा सके। तो यही रीज़न है कि अल जजीरा में आज के टाइम पर हम देख सकते हैं काफ़ी फॉरेनर जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो काफ़ी फॉरेनर हैं वहाँ पर। तो साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि जो अरब स्प्रिंग हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 में, तो सिचुएशन तब चेंज हुई जब 2011 में अरब स्प्रिंग्स हुआ। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये जो अरब स्प्रिंग्स, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरब स्प्रिंग्स क्या है, तो आपको बता देना चाहता हूँ। अरब स्प्रिंग का मतलब था कि जो डिफरेंट कंट्री है उसमें क्या था, डिक्टेटर्स रूल्स था। तो डिक्टेटर्स रूल्स को हटाकर वहाँ पर किस तरह का डिफरेंट गवर्नमेंट लाई जाए ताकि वहाँ पे जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो रिसोर्सेज है, उनको हटाकर एक ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो वहाँ के जो लोग हैं उनको भला हो सके। तो यही रीज़न है कि अरब स्प्रिंग आया 2011 में, और साथ में ही यहीं से जो कतर के रिलेशंस है वो ख़राब होने लगे, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से यमन में, जो यमन है यहाँ पे भी अरब स्प्रिंग्स हुआ, और यमन की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी 2011 में, यहाँ पर सिविल वॉर देखने को मिला और एक ग्रुप बना जिसका नाम था हुतीस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हुतीस ग्रुप जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप कौन सा था, यहाँ पर दूसरा ग्रुप था जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको कौन कर रहा था, सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था। तो यही रीज़न है कि सऊदी अरेबिया और जो
जो कतर के रिलेशंस हैं वो पहले से ही खटास में चल रहे थे, वो पहले से ही खराब चल रहे थे। तो साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यमन में अब अरब स्प्रिंग्स होता है, तो इसमें ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा था, ये हूतीज ग्रुप कर रहे थे। और साथ में जो सऊदी अरबिया है वो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इजिप्ट में सिचुएशन बिल्कुल ही कंप्लीट चेंज हो जाती है जब इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड एक पार्टी बनती है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी बनती है, देन उसके बाद में जिसको सपोर्ट कर रहा था कौन, कतर। हालांकि इसे कतर सपोर्ट कर रहा था और यहीं से सिचुएशन कंप्लीटली चेंज कर रही थी। यहाँ पर सऊदी अरबिया जो बिल्कुल भी इसको नहीं पसंद करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से कतर के और सऊदी अरबिया के जो रिलेशंस थे, स्पेशली जीसीसी के जो रिलेशंस थे, वो खराब होते चले गए। और 2017 के आसपास जीसीसी ने कतर को ब्लॉक कर दिया। तो यही रीजन बताया जा रहा है, यहीं से रीजन ये रिलेशंस हैं खराब होते हैं। हालांकि कतर ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया था काफ़ी। यही रीजन था कि उसने 2013 के आसपास ये गेम बनाना चालू कर दिया कि किस तरह से वो यूएसए का अलाई बने, स्ट्रॉन्ग अलाई बने। तो यही रीज़न है कि उसने ईरान जैसी कंट्री के साथ में भी अपने रिलेशन बिल्ड करने चालू कर दिए, क्योंकि ईरान भी किसको पसंद नहीं करता है, सऊदी अरबिया को पसंद नहीं करता। साथ ही साथ में जो टर्किया है, टर्किया भी सपोर्ट करता है किसको, ईरान को सपोर्ट करता है। और जो सऊदी अरबिया को पसंद बिल्कुल भी टर्की नहीं करता। और इसलिए जो कतर जैसी कंट्री ने है टर्किया के साथ में मिलिट्री टाइप भी किया और उसको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिला। देन उसके बाद में हम देख सकते हैं जो टर्किया है उसने काफ़ी हेल्प की कतर की, और साथ ही साथ में जो ईरान से उसके साथ में जो कतर के रिलेशंस हैं वो बेटर होने लगे और सऊदी अरबिया काफ़ी हद तक पीछे चला गया। तो इसी का रीज़न है कि 2011 में आपने देखा होगा कि किस तरह से यूएसए जैसी कंट्री, जो यूएसए है वो क्या करती है, तालिबान का हेडक्वार्टर्स यानी कि दोहा में तालिबान का हेडक्वार्टर खुलवाती है। क्योंकि 2011 में आपने देखा होगा किस तरह से लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था, तो यूएसए के बाद में द्वारा मारा गया था। और जिसमें यूएसए को पता था कि अगर उसे जियोपॉलिटिकल गेम प्ले करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तालिबान से निकलना पड़ेगा। तो यही रीज़न है 2013 के आसपास जो तालिबान है वहाँ उसका हेडक्वार्टर बनवाया गया। और जिसके बाद में कहा जा रहा था कि जो टर्की है वो भी काफ़ी हेल्प करेगा किसको, स्पेशली किसको, कतर्स को। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो तालिबान है उसका हेडक्वार्टर दोहा में स्टेबल होता है। और 2020 के आसपास या 20 के आसपास जो अमेरिकन है वो अफगानिस्तान से निकल जाते हैं, लेकिन बेस जो रहता है वो कतर में ही रहता है। और साथ ही साथ में हम देख सकते हैं कि जो हमास का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ होता है, वो भी हम कतर में देख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर्स में जो भी इजराइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो टैकल किया जा सके। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल गेम जो प्ले किया गया है वो टर्की के द्वारा किया गया है। क्योंकि आज के टाइम पर आप देख सकते हैं जो यूएस के और जो टर्की के रिलेशंस है वो इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। हालांकि जो टर्की है वो नेटो में है, लेकिन आज के टाइम पर कहा जा रहा है कि हो सकता है मे बी 2-3 साल में जो नेटो से क्या बाहर हो जाए टर्की। इसलिए टर्की ने किसका साथ देना चालू कर दिया आज के टाइम पर, रशिया, ईरान और चाइना, वो उससे अब उनके साथ एक तरह से हम देख सकते हैं। और यही रीज़न है कि जो कतर जैसी कंट्री है वो क्या कर रही है आज के टाइम पर, वो जो ईरान है, रशिया है, चाइना का सपोर्ट ले रही है। और हाल में ही आपने देखा होगा किस तरह से जो भारत में G20 समिट्स हुआ, G20 समिट्स के रीजन के बाद में IMEC जो कॉरिडोर है उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह से। तो ये रशिया को और चाइना को पता था कि अगर चाइना को क्या करना है, जो उसका प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट है, उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसे IMEC जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, उसको डेड कराना पड़ेगा। दूसरा, रशिया को अगर पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो यूक्रेन वॉर से हटाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हमास को सपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा, जो चाइना है, चाइना भी आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो कर रहा है और वो भी चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व है। और चौथा हम कह सकते हैं ईरान किस तरह से इजराइल से बदला लेना चाहता था। और साथ ही साथ में जिस तरह से जो इजराइल ने ईरान को हर्ट किया है, शायद मे भी हो सकता है ऐसा किसी ने हर्ट किया होगा, उसके टॉप साइंटिस्ट उसने किस तरह से असैसिनेट किए हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल गेम प्ले किया गया। हालांकि इसमें काफ़ी हेल्प यूएसए ने भी की है, क्योंकि यूएसए ने जो आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसे
इसमें भी जियोपॉलिटिक्स खेली गई और किस तरह से जो कतर जैसी कंट्री को, जो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं थी, उसको फीफा वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के टाइम पर ये जियोपॉलिटिकल गेम किस तरह से खेला जा रहा है। तो इसका क्रक्स क्या है, यानी कि इसके हम ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि आज के टाइम पर जो रशिया है, जो चाइना है और साथ में जो ईरान है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो कतर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और हमास को भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है? वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और उसको पता है कि जो उसके वेपन्स हैं वो क्या होंगे, उसके तभी सेल होंगे जब उसको ये वॉर होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके दोस्तों शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।